हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स का लेसन 4 आपका चल रहा था, उसकी ये 17वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर कराएंगे, आपका टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, इसकी क्या संरचना होती है, कैसे बनती है, और इसके अक्ष पर या इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टोरॉइड पर आने से पहले देखो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये टोरॉइड के चित्र है, इनको समझाऊंगा। उससे पहले आपको परिनालिका पता होनी चाहिए कि धारावाहिक परिनालिका क्या होती है। तो धारावाहिक परिनालिका जिन्होंने पहली वीडियो देखी उनको तो पता होगी, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं। धारावाहिक परिनालिका होती है कि जैसे कि एक परिनालिका नॉर्मली क्या है, एक नली, एक नलिका समझ लीजिए। ठीक है, और ये नलिका किसकी हो सकती है, कोई भी कार्डबोर्ड की समझ लीजिए। जैसे कि ये प्लास्टिक का है मार्कर, तो प्लास्टिक की नलिका समझ लीजिए, प्लास्टिक की हो सकती है। यानी कि कोई भी एक कुचालक पदार्थ की बनी हुई होती है। किसकी? कुचालक पदार्थ की। हार्ड कागज ले लीजिए, कागज, ठोस कागज, मजबूत सा कागज, उससे गोल। कभी टेलर देखा, टेलर जो आप जो सिलाई सीने जो मशीन होती है उस पर जो धागा लिपटा हुआ होता है, उसके अंदर जो कागज निकलता है वो ऐसा नलिका। ठीक है, उसके ऊपर हम तांबे के तार, तांबे के विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी का मतलब क्या है कि तांबे का तार है, उसके ऊपर या तो प्लास्टिक चढ़ी हुई होगी या उस पर धागा लिपटा हुआ होगा। मतलब ये कि वो विद्युत रोधी बना दिया जाएगा। विद्युत रोधी का मतलब ये है कि यदि हम इस तार को और इस तार को टच करूंगा तो उन पर कोई आपका मतलब चिनगारी उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात वो विद्युत रोधी है, यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि उसके ऊपर, तार के ऊपर कोई भी या तो धागा लपेट दो, या आपका तुमने कभी देखा हो तो तार होता है, तार के ऊपर एक सफ़ेद सा धागे का ही एक कपड़ा सा होता है, वो लगा होता है। वो नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ यानी कि प्लास्टिक लगा दो, ठीक है, टेप लगा दो, मतलब क्या है, विद्युत रोधी बन जाएगा वो। तो एक परिनालिका के ऊपर यानी कि सीधी परिनालिका के ऊपर हम तांबे के बहुत सारे फेरे लपेट देते हैं पास पास, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाती है, आपकी परिनालिका बन जाती है। ठीक है, ये देखिएगा, ये परिनालिका बन गई आपकी। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करने लगते हैं तो ये यही कहलाती है आपकी धारावाही परिनालिका। क्लियर होगी बात? नहीं क्लियर होगी? धारावाही परिनालिका क्या होती है, एक नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत फेरे पास पास लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसको हम परिनालिका कहते हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारावाही परिनालिका कहलाती है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है तो धारावाही परिनालिका। क्लियर होगी बात? तो ये परिनालिका होती है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड लाइक परिनालिका ऐसी ही होती है, बस इसमें क्या, ये गोल है, तांबे के तार इस पर भी लपेट रहे हैं। यदि मैं इसको क्या करूं, ऐसे मोड़ दूं, और मोड़ने के बाद में इसको मैं गोल आकार दे दूं, यानी कि जब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा तो क्या होगा, यही इस तरीके से इस पर धागे तांबे के तार फैल रहे हैं, और यही आपका क्या कहलाएगी, परिनालिका। ऐसे करके यार, ये परिनालिका बन गई, समझ में आ गई? तो इसको ही हम टोरॉइड कहेंगे। टोरॉइड का मतलब क्या है कि ये परिनालिका ही होती है एक प्रकार की, लेकिन हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि एक वलय। वलय का मतलब क्या है कि एक छल्ला इस टाइप का, कोई भी एक, ये कोई कुचालक पदार्थ का छल्ला होगा, तो यानी कि वलय। वलय का मतलब क्या है आपका, रिंग। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक रिंग। रिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मेरे पास में ये खोल है प्लास्टिक का, इसको मैं गोल कर दूं तो वो रिंग, छल्ला इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, जो हाथों में रिंग पहनते हैं वो इसी टाइप की तो होती है, छल्ला टाइप का ऐसे। ठीक है, किसी भी वलय के ऊपर या वृत्ताकार वलय के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे पास पास लपेट दिए जाएं तो ऐसी व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड समझ में आ गया, टोरॉइड क्या है कि टोरॉइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें वृत्ताकार वलय के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे पास पास लपेटे होते हैं या लपेटे जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि भाई टोरॉइड क्या है, तो आप कहोगे कि सर टोरॉइड, आप कहोगे टोरॉइड एक वृत्ताकार वलय के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को, तार के फेरे, बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाएं तो इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं।
या दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि जब हम किसी धारावाही परिनालिका को वृत्ताकार रूप में मोड़कर बंद कर देते हैं, यानी एक बंद पृष्ठ बना देते हैं या बंद वक्र बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। तो मतलब क्या है, धारावाही परिनालिका को हम वृत्ताकार रूप में मोड़ दें या वृत्ताकार लूप में मोड़ दें। वृत्ताकार कैसी, लूप, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार लूप का आकार दे दें इस टाइप का, तो इसी को हम टोरॉइड कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिएगा ये टोरॉइड है, इसमें धारा बह रही है। जब इसमें धारा बहती है तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इस तरीके से हमने कल भी बताया था आपका, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो इसमें ये जो हरी हरी लाइन दिखाई दे रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो गया, तो यानी इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये तो इसका वो हो गया, टोरॉइड क्या होता है ये समझ में आ गई अब आपको। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसके जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो इसके जो केंद्र है, यहाँ पर इसके केंद्र है, केंद्रीय अक्ष पर इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो निकालना है। तो कल हमने निकाला था, इसकी अक्ष पर निकाला था, तो उतना ही आना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इसको मोड़ देंगे तो इसकी अक्ष यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम किसका। और कल हमने एक नियम भी पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था कल हमने एक नियम पढ़ाया था आपका, एम्पियर का परपतीय नियम, उसका यूज करके इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिएगा ये आपका टोरॉइड है, टोरॉइड समझ में आ गया। इस पे ये एक वलय था, इसके ऊपर बहुत सारे तांबे के फेरे लपेट दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोरॉइड कहेंगे। अब ये देखिएगा इसका, देखो इस चित्र को समझने का प्रयास करोगे, ये क्रॉस है, ये क्या है, पहले ही बताया था, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर होती है तो उसको हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है, तो उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, बाहर की ओर, ऊपर की ओर डॉट से, और अंदर की ओर, भीतर की ओर क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि ये अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो वो क्रॉस से प्रदर्शित की जाती है, और बाहर की ओर डॉट से प्रदर्शित की जाती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि देखिएगा सिंपल सी बात है कि ये परिनालिका है, परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम तो यहाँ पर निकालेंगे इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। ठीक है, तो ये आपका देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। देखिएगा आपको पता है, माना कि ये देखिएगा, ये इसका बीच की हमने लाइन ले ली, ना तो हमने इसके पास वाली लाइन लिया ना दूर वाली लाइन लिया, इसके बीच की लाइन ले ली। ठीक है, और यहाँ की त्रिज्या क्या है ये, तो माना टोरॉइड की त्रिज्या R है और इसमें प्रवाहित धारा I है। क्लियर है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोरॉइड की कितनी है, टोरॉइड की त्रिज्या R और इसमें धारा I और फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तब आपको ये तो पता ही है कि एम्पियर का परपतीय नियम क्या कहता है, एम्पियर का परपतीय नियम यहां पे लिख दीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है किसी भी बंद वक्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। यही बताया था, तो यही नियम है। ठीक है, तो इसको क्लियर करेंगे, इससे ही आगे बढ़ेंगे हम। इसको हम आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा बी वेक्टर और डी एल, इसको वेक्टर को हटा देंगे, हम लिख देंगे बी डी एल कॉस थीटा बराबर μ0 I। ठीक है, अब ये थीटा कितना हो जाएगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे ही, कुल मिला के बात है, एक बात ध्यान रखिए दिमाग में, जब कभी भी हम टोरॉइड की बात करेंगे तो वहाँ पे थीटा का मान कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 0। तो ये दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आप डी एल कॉस 0 हो जाएगा बराबर 0 और I। क्यों, जब वृत्ताकार लूप होती है तो उसमें जो ये dl जो होता है और b वेक्टर होता है, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए इनके बीच में 0। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा b dl μ0 I।
हम बी को मैं बाहर निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा DL बराबर μ0I। अब देखिएगा इस समाकलन की बात चले, समाकलन DL, तो ये इसके लिए जो इसकी लंबाई है, DL का मतलब क्या है, इसकी लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी इस परिनालिका की जितनी परिधि होगी। तो संपूर्ण परिनालिका के लिए लिख दोगे संपूर्ण टोरॉइड के लिए, संपूर्ण टोरॉइड संपूर्ण टोरॉइड के लिए कितना हो जाएगा, समाकलन DL बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक है, यानी कि इसकी परिधि किसके बराबर हो जाएगा, टोरॉइड की परिधि, लिख देना टोरॉइड की परिधि के बराबर हो जाएगा। टोरॉइड की परिधि की लंबाई, परिधि की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, B और 2πr बराबर μ0I। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर आपका हो जाएगा μ0I अपॉन नीचे चला जाएगा 2πr, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा μ0I अपॉन 2πr। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद में हमें पता है कि फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों की संख्या बराबर कैपिटल N। ठीक है, तो ये B बराबर हो जाएगा आपका N μ0I अपॉन 2πr, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने मान ली स्मॉल n, कितनी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो हमने क्या लिख दे रहे हैं, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मैंने स्मॉल n मान ली। तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि ये क्या 10 लंबाई में, समझना, देखो ध्यान से समझना, यहां पर समझा रहा हूं मैं आपको कि आपका ऐसा समझिएगा कि 10 लंबाई में फेरों की संख्या है आपकी 50, 10 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है आपकी 50। तो 1 मीटर लंबाई में कितनी फेरों की संख्या होगी भाई, जब 10 मीटर में 50 है तो 1 में कितनी होगी, 5 होगी। वो निकले कैसे कि इस 50 में आपने क्या करा, इस 10 का भाग कर दिया। समझ में आ गई बात। अब मैं कह रहा हूं कि 10 मीटर में फेरों की संख्या है कैपिटल N, तो 1 मीटर में कितनी होगी, तो आप कह दोगे कि N/10। समझ में आ गई बात। अब मैं कह रहा हूं कि लंबाई है इसकी 2πr, बताई थी ना, परिधि की लंबाई कितनी है, 2πr। तो 2πr में फेरों की संख्या है N, तो एक लंबाई में यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी बनेगी, तो इस 2πn की हम 2πr का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि जब आपकी 2πr इतनी लंबाई में कितनी फेरों की संख्या है, कैपिटल N फेरों की संख्या, इस पूरे टोटल लंबाई में यानी टोटल परिधि में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो मैं एकांक लंबाई में निकालना चाहूँ तो आप इसका भाग कर दोगे। सपोज करो कि इसकी लंबाई है कितनी आपकी, इसकी 10 मीटर लंबाई आ रही है इसकी पूरी, और कह रहा हूँ कि 10 मीटर में फेरों की संख्या है आपकी 50, तो 1 मीटर में कितनी निकलेगी, तो 1 मीटर में निकालोगे तो 50/10 कर दोगे तो 5 आ जाएगी। समझ में आ गई। बायोलॉजी वाले ज़्यादा विशेष ध्यान देना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लंबाई है आपकी 2πr और फेरों की संख्या है N, तो एकांक लंबाई में कितनी हो जाएगी, N/2πr। ठीक है, तो इसीलिए N/ कितना हो जाएगा, कैपिटल N/2πr। तो ये फेरों की संख्या लिख देंगे एकांक लंबाई के लिए। तो एकांक लंबाई के लिए इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे आप N/2πr की जगह पे कितना लिख दूंगा, कैपिटल N रख दूंगा। तो B बराबर आ जाएगा आपका N μ0I, कितना आ जाएगा, N μ0I। तो ये आपका निकल आया इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एकांक लंबाई के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इस संपूर्ण टोरॉइड के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना है संपूर्ण टोरॉइड के कारण। अब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका प्रश्न बन जाए
कि संपूर्ण टॉरॉइड के कारण कितना होता है उसकी अक्ष पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो आप कहोगे इतना μ0I/2πr, यही न्यूमेरिकल्स में लगाना है। और यदि आपसे कहने लगे कि एकांक लंबाई के कारण, टॉरॉइड की एकांक लंबाई के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, n μ0I, जहां पर n क्या है, एकांक लंबाई है, और एकांक लंबाई बराबर n, कैपिटल N, टोटल फेरों की संख्या बट्टे टोटल लंबाई, किसकी परिधि कितनी है। समझ में आई बात, नहीं आई? बहुत सिंपल है। बाकी ये और ये बात एक ही है, बस इसमें ये n क्या है, एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या। यदि एक लंबाई में फेरों की संख्या दे रखी है तो तब ये फॉर्मूला लगाना है, टोटल फेरों की संख्या दे रखी है तो ये लगाना है। तो दो फॉर्मूले बन गए, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई है आपको। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।